पहले तो मैंने 2 अप्रैल को एक की थी क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका मैं क्लिप सुना रहा हूँ आपको। 2008 के बाद शहबाज शरीफ की एक बार सस्ती रोटी स्कीम आई थी, सस्ता आटा आया था, और तीसरी स्कीम आई है मुफ्त आटा। ये तीनों स्कीमों में पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कर्जाई हुई, मकरूज हुई। तीनों स्कीमों में आप कह लें कि लंबी करप्शन हुई। दूसरा, जिस तरह आटे की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है डीसी के थ्रू, ये इसमें कम से कम 25 अरब रुपए की दिहाड़ी लगेगी शहबाज स्पीड उसके सहूलतकारों की। आटा 59 रुपए से चला गया 158 रुपए पे। इसमें IMF का क्या ताल्लुक है? 95% हमारी लोकल प्रोडक्शन है। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम में। शाहिद हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं जी कि 20 अरब रुपए का मैंने 25 अरब का लगाया था। शाहिद साहब दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो 25 ही निकलेगी। मैंने 2 अप्रैल को कहा था कि शहबाज शरीफ सस्ते आटे में मुफ्त आटे में 25 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाएगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस जेंटलमैन को 2008 से जानता हूँ, इसका तरीका वारदात को भी जानता हूँ। 84 अरब रुपया लिया गया, आप कह रहे हैं आटे के नाम पे 84 अरब सरकार से लिया गया, और जो गंदम 2200 रुपये में ख़रीदी गई वो 3900 की बेचना शुरू कर दी। जब 3900 की बेचना शुरू कर दी तो आज पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों को आटा 160 रुपये मिल रहा है, और इस स्कीम को शुरू करने से पहले 59 रुपये किलो मिलता था। 59 रुपये किलो वाला आटा 160 रुपये हो गया 23 करोड़ लोगों के लिए। एक महीना रंगबाजी की गई, उस रंगबाजी में 30 के लगभग लोग शहीद हुए। इस मुल्क की सारी ख़वातीन की, हर गरीब की, हर बूढ़े की, हर बच्चे की तौहीन हुई। उनको लाइनों में 2-2 मील लंबी लाइनों में लगाया गया। वहाँ पे ख़वातीन के साथ तशद्दुद हुआ, मर्दों के साथ तशद्दुद हुआ, पुलिस ने डंडे मारे, और वहाँ पे आटा मिला या नहीं मिला। एक महीने की रंगबाजी के बाद रिज़ल्ट ही आया कि 25 अरब रुपये की दिहाड़ी शहबाज स्पीड की लगी, और आवाम के लिए आटा 160 रुपये किलो हो गया। ये जो गवर्नेंस के नाम पे हम कर रहे हैं, तमाशा यहाँ पे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो लोग इनको लेके आए थे, जिनके कंधे पे ये बैठे हुए हैं, वो ज़रूर इस बात का हमें जवाब दें कि आपकी आंखों के सामने आपके लाए हुए ये स्टूजेस हमें बिल्कुल नज़र नहीं आते। हमें शहबाज शरीफ बिल्कुल नज़र नहीं आता, हमें बिलावल और इसहाक डार बिल्कुल नज़र नहीं आता। हमें नज़र वो आते हैं जो इनको लाते हैं। और अगर इन्होंने इस मुल्क में जहाँ 60% डाइटरी रिक्वायरमेंट, आप कह लें कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट जो है, खुराक की रिक्वायरमेंट 60% सिर्फ गंदम से पूरी होती है, उस मुल्क में अगर गंदम आटा 60 रुपये किलो से उठ के 160 रुपये हो जाए तो ज़िम्मेदार कौन है? ये आप कह लें कि एक वारदात हुई पाकिस्तान के साथ। और अगर हम देखते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू क्या है तो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक इस मुल्क में आप कह लें कि अनटचेबल को टच नहीं करेंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जो अनटचेबल बने हैं हम ज़रूर बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। फैमिली डायनेस्टी जो है उसमें बिगड़े हुए नालायक करप्ट और मगरूर बच्चे, जिनको किसी बात का नहीं पता, वो किसी ना किसी अंकल से पूछ के आते हैं कि अंकल कैसी है हमारी गवर्नेंस, तो वो बताते हैं उनको कि गवर्नेंस बड़ी शानदार है। ये जितनी इस वक्त महंगाई हो रही है, जितनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जितनी गुर्बत फैल रही है, जितनी डेट सर्विसिंग बढ़ रही है, ये सारी की सारी इमरान अहमद खान नियाज़ी की वजह से हो रही है। जाओ जाके चढ़ दौड़ो, वो बच्चे आते हैं, आके मीडिया पे खड़े हो जाते हैं, आके चढ़ दौड़ते हैं, और सारी कौम देख रही है उनके मुंह की तरफ के शायद इनके आने से, तजर्बाकारों के आने से शायद कोई हमारी कोई बेहतरी हो, लेकिन वो नहीं हो रही। वजह कि उनको पता ही नहीं कि वजह इसकी क्या है। हम जब देखते हैं इस मुल्क के साथ 2 बहुत बड़े हादसे हुए हैं, बहुत बड़े धोखे हुए हैं। एक, हमने प्रोजेक्ट किया कि इसहाक डार बड़ा लायक है, और दूसरा हमने प्रोजेक्शन की कि शहबाज शरीफ बड़ा लायक है। और मुस्लिम लीग किसी वक्त में इस मुल्क की बड़ी पार्टी थी, उस बड़ी पार्टी के लोगों का बाकायदा इस बात पे ईमान था कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार बड़े लायक हैं। वो 2 इस मुल्क के शायद अपने अपने जाब के हिसाब से नालायक तरीन आदमी थे। वो नालायक तरीन आदमी जिन्होंने इस मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर दी। जिस दिन 2013 में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार, शाहिद हकान अब्बासी इकट्ठे आए, उस दिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू जीडीपी was 13.5%, 13.6%, और जिस दिन वो गए उस दिन एक्सपोर्ट टू जीडीपी was 8.8%।
5% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू जीडीपी कम हुई 5 साल में, जब ये सारी टीम मौजूद थी। नवाज शरीफ इसको लीड कर रहा था, इसाक डार यहाँ मौजूद था, शहबाज शरीफ मौजूद था और शाहिद हकान अब्बासी समेत क्या नाम है मिफ्ता इस्माइल समेत पूरी 12, 13, 15 लोगों की, जो भी आप कह लें कि 15 की टीम होती है नॉर्मली, 15 पूरे थे जिस वक्त। एक भी खिलाड़ी जब हर्ट नहीं था उस वक्त ये हुआ। और ये नहीं कि सिर्फ ये 2013 से 18 में हुआ, इसी तरह 97 से लेकर 99 में भी यही हुआ। इसी तरह जब 90 में आए तो 93 में जब भी नवाज शरीफ आया है, इस मुल्क की इंडस्ट्री पीछे गई है, इस मुल्क का एक्सपोर्ट टू जीडीपी कम हुई है। सो हम जब इन दो लोगों को लायक समझ के लाया गया, उसके बाद रिज़ल्ट क्या आया है? उसके बाद रिज़ल्ट ये आया है कि 1 साल का नतीजा ये है कि जिस दिन ये आए थे, पाकिस्तान की फ़ीकस आमदन थी $1613 फ़ीकस। औसत आमदन पाकिस्तानियों की थी $1613। आज औसत आमदन पाकिस्तान की है $1399। इस वक्त $225 इनकम कम हो गई हर पाकिस्तानी की। और साथ ही जो कहा जाता था, हम अगर इन्फ्लेशन देखते हैं तो आज से 3 महीने, आज से 4 महीने कहते थे कि हम श्रीलंका नहीं हैं, हम श्रीलंका नहीं हैं, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनेगा। आज की फ़िक्र पता क्या है? पाकिस्तान की महंगाई 60% से बढ़ गई है। पाकिस्तान के ख़ुद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, आप कह लें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कह रहा है कि पाकिस्तान में खुराक की महंगाई 48% है, 49% है, और ट्रांसपोर्ट की महंगाई 56% है। लेकिन इंटरनेशनल अदारे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की महंगाई 61% है। 61% महंगाई है। 91% लोग इस मुल्क के ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। 7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। 2% लोगों ने जवाब नहीं दिया। और साथ ही इस वक्त जो कहा जाता था कि जनाब पाकिस्तान में इमरान खान ने कर्ज़ा बढ़ा लिया है, 1 साल में जो कर्ज़ा 51 डेट सर्विसिंग थी 51%, जितना टैक्स इकट्ठा होता था 51% जाता था डेट सर्विसिंग में, आज जा रहा है 82%। डेट सर्विसिंग 51% से उठ के 82% जा रहा है। पिछले साल ही जा रहा था 5400 अरब रुपया, 5407 अरब रुपया, इस साल जा रहा है 8557 अरब रुपया डेट सर्विसिंग में। 1 साल में 58% आपका जो टैक्स है वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। 1 साल में पिछले साल की निस्बत जो डेट सर्विसिंग में पैसे आपके जा रहे हैं, बजट जो इकट्ठा होता है, टैक्स इकट्ठा होता है, आप कह लें कि 58% बढ़ गया है। और इसके साथ ही हम जब देखते हैं कि पाकिस्तान में 3-4 छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें देख लेते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस पिछले साल 7.6 बढ़ रही थी, इस साल 10.9% कम हो रही है। सो टोटल हम इम्पैक्ट देखते हैं तो 18.6% है। अगर साल में इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे तो $3.7 बिलियन का इस वक्त तक इम्पैक्ट है। ये कोई ऑलमोस्ट जाएगा कुछ 4-4.5 अरब तक जाएगा। अच्छा, एक्सपोर्ट पिछले साल 28% बढ़ रही थी, इस साल 9.7% कम हो रही है। इसका जो इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पे ऑलमोस्ट $8 अरब से ज़्यादा आएगा। फिर हम FDI देखते हैं, $2.5 अरब से इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये 3 चीज़ें हम अगर देख लें, जो इनकम डॉलर की इनकम 3 जगह से हो रही थी आपको, फॉरेन रेमिटेंस थी, आपकी एक्सपोर्ट थी, और आपकी तीसरी चीज़ आपकी थी यू कैन से कि ये FDI। तीनों मिला के जो तकरीबन कुछ $14 अरब इन 3 मद्दों में इनकम कम हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इनकम डॉलर में 3 मद्दों में $14 अरब इस साल में कम होगी। अब आपको सारी दुनिया के फ्रेंडली कंट्रीज़, सारी दुनिया के फ्रेंड्स, सारी दुनिया की पॉलिश, सारी दुनिया की चेरी ब्लॉसम इकट्ठी करके आप मांग लें, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, क्या नाम है ये जो आप कह लें फ्रांस का क्या उसे कहते हैं मेन सिटी, अच्छा फ्रांस से देख लें, पेरिस क्लब से देख लें, चाइना से देख लें, ये बड़े आपके लेंडर हैं। आपके बड़े लेंडर जो हैं ये पेरिस क्लब है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, पाकिस्तान क्या नाम है वर्ल्ड बैंक है, और चाइना है। ये बड़े जितने आपके लेंडर हैं वो सारे इकट्ठे होकर भी आपको $14 अरब देने को तैयार नहीं, और आपने 1 साल में $14 अरब आपकी इनकम कम हो गई है। ये कहते हैं तबाह हुआ कैसे है? तबाह होने के जवाब ये है कि आपकी $14 अरब 1 साल में इनकम कम हो गई डॉलर में। अच्छा, अगली जो चीज़ आ रही है कि लार्ज स्केल
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले साल 7.9% बढ़ रही थी, इस साल 4.4% कम हो गई है। इंपोर्ट कम हुई है, उससे आपकी इंडस्ट्री बैठ गई है। इन्फ्लेशन इस वक्त दुनिया में, मुबारक हो आपको, मुबारक हो लाने वालों को, मुबारक हो मुझे, नंबर 1 आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान महंगाई में दुनिया में नंबर 1 आ गया। पहले हमसे वेनेजुएला, ईरान वगैरह 1-2 मुल्क आगे थे, उनसे हम आगे निकल गए हैं माशाल्लाह। और इस वक्त यू कैन से कि यमन, हमारे बाद यमन आता है, श्रीलंका 15% है। हम अगर दुनिया कह रही है 62% है, हम कह रहे हैं हम 49% पे हैं। श्रीलंका 15% पे है, यमन 20% पे है, बर्मा 11% है, वहाँ जंग लगी हुई है। हम यू कैन से कि बांग्लादेश 8% है, इंडिया 4.8% है। ये ब्लूमबर्ग फिगर है कि पाकिस्तान दुनिया में महंगाई में टॉप कर गया है। सो होता क्यों है, ये हुआ क्यों है। और फिर एक चीज़ और जो है कि फूड इन्फ्लेशन हुई क्यों है। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इस वक्त है 48%, दुनिया में थी 10.6%। दुनिया की औसत जो फूड इन्फ्लेशन है 10.6% थी, हमारी 48% थी। पिछले साल फरवरी की सारी रिपोर्टें निकाल के देख लें, दुनिया में हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी फूड की, और पाकिस्तान की उसके लगभग थी। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन दुनिया के लगभग थी। इस साल दुनिया में 10.6%, पिछले साल बल्कि, और पाकिस्तान में 48%, और अगले साल दुनिया में 6% पे आ रही है वो, उससे अगले साल 4% पे जा रही है। पाकिस्तान अगले साल भी ये चीज़ मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस साल अभी आप जो गंदम खरीद रहे हैं 4,000 रुपये के खरीद रहे हैं। इस याद होगा आपको कि एक बार सस्ती रोटी दी थी हमने। सस्ती रोटी में पाकिस्तान को 200 रुपया पंजाब मकरूज़ हो गया था। वो 200 रुपया आज भी पंजाब ने देना है बैंकों का। जब भी हम गंदम लेते हैं सारे एक्सपेंस उस पर पड़ते हैं, सारे एक्सपेंस तकरीबन 1,000 रुपये फ़ी मन, उसकी स्टोरेज और इंटरेस्ट जब पड़ता है तो 4,000 की गंदम हमने ली है, 1,000 रुपये और डालेंगे, 5,000 की गंदम हो जाएगी, जिसमें से या हम सब्सिडी देंगे जिसका चांस बड़ा कम है, या हम 5,000 की फ्लोर मिलों को ट्रांसफ़र करेंगे। और मुझे जो इस वक्त रेट है, इस वक्त आटे का रेट मिले 150 रुपये है, 150 और 160 रुपया, ये मुझे 200 की तरफ मार्च करता हुआ नज़र आ रहा है। आज से सिर्फ एक साल पहले आप कोई कास्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर लें दुनिया में, डाटा याहू बैंक का है, माई बैंक का है, इसका याहू कंपनी का है, मुख्तलिफ सर्वे मौजूद हैं। पाकिस्तान वाज द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ग्रॉसरी में और रेंट में, ग्रॉसरी और रेंट में, कास्ट ऑफ लिविंग में पाकिस्तान वाज द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लास्ट ईयर फरवरी की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मार्च की बात कर रहा हूँ, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान महंगाई में, पिछले साल हम जब 59 रुपये आटा बेच रहे थे, इस खित्ते में सबसे सस्ता आटा हम बेच रहे थे। आज हम जब 160 रुपये का, 170 रुपये का आटा बेच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है शायद इस खित्ते में सबसे महंगा आटा हम अपने आवाम को दे रहे हैं। अगली जो बात हम करते हैं कि यहाँ पे जो महंगाई इतनी बड़ी है कि फूड इन्फ्लेशन हुई क्यों है इतनी ज़्यादा। पिछले साल तमाम बड़ी फसलों में हमारी जो ग्रोथ थी, आप देख के हैरान होंगे। मकई में हमने 19% प्रोडक्शन ज़्यादा की थी, राइस में 11%, ऑयल सीड में 21%, शुगर 29%, पोटैटो आलू 35%, दालें 28%, वेजिटेबल 31% और कॉटन 18%। ये हमारी ग्रोथ थी। ये 2, 3 और 6, 8 फसलें हैं। 8 में से 4 फसलों में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ थी पूरी दुनिया में हमारी। 8 में से 4 फसलों में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ थी पूरी दुनिया में हमारी। और हर फसल में हम 4 गुना से लेकर 18 गुना तक ज़्यादा ग्रोथ थी हमारी ग्लोबल एवरेज से। ये हमारी ग्रोथ थी। इस प्रोडक्शन से जब सप्लाई हमने बढ़ाई तो हमने महंगाई को मेंटेन किया, महंगाई कंट्रोल की। इस साल इन तमाम फसलों की पैदावार कम हो गई है। इस साल जितनी का मैं नाम ले रहा हूँ, राइस का, मेज़ का, मतलब मकई का, ऑयल सीड का, शुगर का, पोटैटो का, पल्सेस का, वेजिटेबल, कॉटन, हर चीज़ की पैदावार स्क्वायर 1 पे चली गई। जो तरक्की हम करके गए थे वो सारी की सारी रिवर्स हो गई है। अगली जो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि आटे की लाइनें आपके सामने जो कुछ है। अब जब फूड इतनी महंगी हो गई है, खुराक इतनी महंगी हो गई है, तो गंदम अगर इतनी महंगी होगी, चावल इतना महंगा होगा, तो लोग सब्जियां नहीं उगाएंगे। हमारे दौर में सब्ज़ी 3.5 साल में सब्ज़ी की कीमत बढ़ी 3%। 3.5 साल में जो सब्जियों की कीमत बढ़ी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इट वाज 3%। पिछले साल बढ़ी है 66%।
अगले साल भी इसी तरह बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वजह कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाना पॉसिबल नहीं रहा लोगों के लिए, कि गंदम में इतने पैसे हैं, चावल में इतने पैसे हैं कि वो लोग वो उगाएंगे, ये नहीं उगाएंगे। इसी तरह दूध और गोश्त महंगा हो रहा है। इसी तरह फूड जो फीड थी, पोल्ट्री फीड की कीमत दुगनी से ज़्यादा हो गई। जब पोल्ट्री फीड दुगनी से ज़्यादा हो गई, पोल्ट्री फीड वालों को मुर्गी रखना मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने मुर्गियाँ ज़बह की हैं, अंडे देने वाली मुर्गी ज़बह की, जैसे अंडे महंगे हो गए आपके, दुगनी से ज़्यादा कीमत पर अंडे हो गए, मुर्गी महंगी हो गई। अच्छा, इसी तरह आप कह लें कि इसमें आपकी ये जो है सब्ज़ी, दूध, गोश्त, मुर्गी, अंडा, हर चीज़ के फर्दर महंगे होने के इम्कानात हैं। वजह ये कि फ़ीड महंगी हो गई है, वजह ये कि ग्रेन महंगा हो गया यहाँ पे। और जब फूड महंगी होती है, फूड और ट्रांसपोर्ट दो ऐसी चीज़ें हैं जो अनअवॉइडेबल है। गरीब से गरीब आदमी भी उसके लिए फूड अनअवॉइडेबल है, ट्रांसपोर्ट अनअवॉइडेबल है। दो चीज़ों में जब महंगाई ज़्यादा होती है, कपड़ा महंगा हो जाए कोई मसला नहीं, कम खरीदेंगे, पुराना पहन लेंगे, जूता महंगा हो जाए कम खरीद लेंगे, बिजली महंगी हो जाए आप थोड़ा सा कम से कम AC वगैरह बंद कर सकते हैं, लेकिन आटा तो आपने खाना है। सो जब आप इसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं है, ये नेसेसिटी है, डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस भी ये नहीं है। लिहाजा जब खुराक और ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो इससे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हैं। 2 करोड़ लोग पहले गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मुझे कोई डाउट नहीं कि अगले साल 2-2.5 करोड़ लोग और गुर्बत की लकीर से नीचे मज़ीद चले जाएंगे। और साथ ही यू कैन से कि जब गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हैं तो जो पहली चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं, आपका लिटरेसी रेट कंप्रोमाइज़ हो जाता है। लिटरेसी रेट के साथ ही आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होती है, तो आपकी इंडस्ट्री बैठना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री अगले साल भी रिवर्स होती नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने जो इस साल इंपोर्ट कम की है, रॉ मटेरियल की, मशीनरी की 20% इंपोर्ट कम हुई है। अगले साल ये ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है, ये रिवर्स होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरी जो आप लोगों से गुजारिश है कि इन बिगड़े हुए बच्चों को, नालायक बच्चों को, जो समझते हैं कि शहबाज शरीफ बड़ा लायक है, जो समझते थे इसहाक डार बड़ा लायक है, जो समझते हैं कि आज भी वो बैठे हुए हैं कि शायद ये महंगाई इमरान खान करके गया है, उन लोगों को जाके बताएं कि बच्चों हुकूमत आपकी है, 13 महीने हो चले हैं, हुकूमत आपकी है, किसी और की नहीं है। उन बच्चों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि बच्चों महंगाई इस मुल्क में 60% हो गई है। मरियम बीबी और बिलावल को, हाँ बिलावल अब क्या बीबी बाबा जो भी कहूँ, उसे भी बताने की ज़रूरत है कि ये हुकूमत आपकी है और महंगाई 60% हो गई। और उन्हें बताने की ज़रूरत है कि 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से पहले नीचे गए हैं, मज़ीद जा रहे हैं। उन्हें ये भी बता दें कि मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं लोग। जिसके पास कोई विंडो है वो मुल्क छोड़ के भाग रहा है जहाँ आप हुकूमत कर रहे हैं। और उन्हें यह भी बताने की ज़रूरत है वोट आपका मसला नहीं है, वोट सुप्रीम कोर्ट का और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का और इमरान खान का और शहबाज शरीफ का मसला नहीं है। वोट 23 करोड़ लोगों का बुनियादी हक है, फैसला इसका उन्होंने करना है। ये कहीं कुछ 4 बंदे बैठ के, 6 बंदे बैठ के, कुछ सुप्रीम कोर्ट और असम्बली और कह लेंगे GHQ में बैठ के, या इमरान खान के घर बैठ के, या जाती उम्रा बैठ के इसका फैसला नहीं होना। वोट 23 करोड़ लोगों का बुनियादी हक है, उन्होंने ये हक लेना है। जो बंदा भी इसकी राह में रुकावट बनेगा वो आवाम का सामना करे। आवाम उतनी देर इसका वेट कर रहे हैं जितनी देर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में बाल है, ये जितनी देर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। जिस दिन आपके मुज़ाकरात फेल हो गए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और आपने फैसला ना माना, उस दिन 23 करोड़ लोग आपके सामने खड़े होंगे। आप कौन हैं, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप कितने बड़े हैं, आपकी पार्टी कौन सी है, आपकी तौहीन कितनी होती है, आप मुकद्दस कितने हैं, आपकी इज़्ज़त कितनी है, किसी वी डैम केयर अबाउट इट। लोगों का बुनियादी हक है वोट। वोट का हक मेरा और आपका मसला है, वोट का हक कैमरामैन का मसला है, हल चलाते हुए किसान का मसला है, फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर का मसला है। वो वेट कर रहा है कि जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया है मैं वोट के ज़रिए उसको जवाब दूंगा। अगर आप उससे ये हक छीन लेंगे तो वो अपनी फैक्ट्री, वो अपना खेत, वो अपना कैमरा, वो अपना दफ्तर छोड़ के बाहर आएगा वोट लेने। और वोट उसने ये 5-7 लोगों का मैंने नाम लिया, इनका काम नहीं है सिर्फ, ये इनके दरमियान पंचायत नहीं है सिर्फ, ये बुनियादी हक है 23 करोड़ लोगों का, उसके रास्ते में रुकावट ना बने। और ये जो आप कह लें कि इसमें कोई बंदा अपने ऊपर, अपने अब्बा जी के ऊपर, अपने सहूलतकारों पे डिपेंड ना करे, ये डायरेक्ट है।
ये सीधा सीधा मसला है, ये हर एक का ज़ाती मसला है। सो कोई चार बंदे बैठ के, कोई चार इकट्ठे होके, कोई इत्तेहाद बना के, कोई आप कह लें कि पीछे खड़े आगे खड़े